right? So how do you think that the mind, in your perception, can be trained to give its best creative output? तो क्या होता है, हम 10% अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा है, 20% हम लोग अपने पेरेंट्स हैं, 30% हम लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, 35-40% हम लोग सोशल मीडिया है, और 5-10% अगर कुछ बचा तो वो हम खुद हैं. और वो 5-10% भी जो है वो इन सब के बोझ के नीचे दबा हुआ है. आई हैव माई ओन लैंग्वेज, उसमें 11,257 वर्ड्स लिख चुका हूँ. ठीक है, तो अब वही मैं बता रहा हूँ कि सिंस ह्यूमन माइंड इज सो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो अपने स्टेट ऑफ फ्लो से नेचुरली अब विमुख होने से या डेविएट होने का आदी बन चुका है. So, hello and welcome to today's episode of The Archeologues. It's a podcast for architects, but it's a podcast not limited to architecture. So, as we know, it cuts across various aspects of design. And today we are restarting. In fact, this is the first recording of 2026. And I'm very happy to have the guest here, Mr. Swapnil Tiwari, who's popularly known as the madman of India. स्वप्निल जी, स्वप्निल कौन है एंड व्हाई मैडमैन? थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए इसका. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू मनु जी फॉर इनवाइटिंग मी ओवर, एंड आई थैंक ऑल द ऑडियंस एंड the future audience and people who are going to be amazing creators. So thank you so much for giving me the opportunity. स्वप्निल कौन है और मैडमैन कौन है? वैसे ये वो बैटमैन का वो नहीं सो बैटमैन, और उसका नाम क्या था, वो जो बंदा था, आई डोंट रिमेंबर. सो वो जो उसका जो नॉर्मल ह्यूमन पार्ट है, नाउ दैट इज एन ऑल्टर ईगो ऑफ बैटमैन, एंड बैटमैन इज द ऑल्टर ईगो ऑफ दैट गाय. इट हैज अ स्विच एंड इट रिमेन्स विद मी. मैं स्वप्निल पैदा हुआ था, फिर मैडमैन बन गया, और फिर मैडमैन और स्वप्निल में दोस्ती हो गई. सो इसके पीछे भी लंबी कहानी है कि मैडमैन कैसे बना. What is the mad part like? Well, technically, I am a dyslexic and a synesthete. If you know about dyslexia is a learning disability, as people say. But yeah, we are specially able. Dyslexia is a learning, a syndrome, or whatever you may call it. I have a condition called synesthesia as well. Synesthesia is, it's like a milkshake of all the senses. So all our senses are mixed together. So it's like every smell has a visual, every visual has a music, every music has a taste, every taste has a feel. So हम लोग के लिए वो सारी चीज़ें mixed होती हैं. आपको कब पता चला? तो मेरे को तो पता भी नहीं था, मैं तो हो रहा था. So it's like, being and knowing. So I never knew about it, of course. But for me, education was difficult, कि if the teacher is writing something on the blackboard, now if there is ABCD being written on the board, तो मेरे को ये नहीं समझ में आता, मेरे को ये विजुअल देखना है, दिस पर्टिकुलर ए, और डू आई हैव टू लर्न द साउंड ऑफ द चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, और डू आई हैव टू लर्न द स्मेल ऑफ द क्लासरूम एंड द पीपल अराउंड मी, द चिल्ड्रन एंड द टीचर. व्हाट डू आई हैव टू लर्न अबाउट इट? एग्जैक्टली, व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग इन अ क्लासरूम, हम सबको फोकस करते हैं, देखो ब्लैक बोर्ड को, और इस पे जो लिखा है उसे सीखो. बट एक्चुअली अगर कोई एलियन वहां पर आके बैठ जाए और वो सच में समझेगी क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो हो सकता है वो सिर्फ बगल वाले को देख करके उसी को पढ़ने लगे कि कैसा इंसान है, कौन है ये, क्या है, फ्रॉम देयर लिमिटेड 5 senses or 6 senses or 7 senses, whatever they may have. So it was the same with me. और तो इस वजह से मेरी एजुकेशन बड़ी अजीब सी थी. And after that things happened. लोग पागल कहते थे, and then हमारा इनका बच्चा तो पागल है. हाँ, and in classroom also, but it felt like that, कि ठीक है, and I went into depression, ये वो फलाना. But one fine day I decided कि ना, मैंने कहा ये जिंदगी मेरी है, ये शरीर मेरा है, और इसका पर्सपेक्टिव और इसकी सोच भी मेरी होगी. मैंने कहा कि अच्छा पागल कह रहे हो ना, ठीक है, अपन मैडमैन आज से. और उस दिन से लेके आज तक I have never followed anything. Was there a trigger point when you decided that? Yes, it was an attempt to end my life, and I thought, there's no purpose in being alive, and I was like pretty sure about it. कि ठीक है, it was not out of sorrow, but it was like it's irrelevant to be here. Nobody understands me. I cannot understand them. कि so you are inert. कहते हैं ना कि inert metal की तरफ है आप, अब क्या फायदा आपका.
So it was like that, and when I decided to do that, तो मेरे को खोपड़ी में चमका, कि my mind is asking me to end my life, but my heart is pumping. I ask you, right now, your heart is beating. Now, when it is beating, the blood travels through your body and gives oxygen in approximately 1.25 minutes. Now, how does the heart know कि ये बंदा जिंदा रहने वाला है अगले 1.25 minutes तक? Similarly, your stomach is digesting food to store it, to use it, for me to speak, for you to speak right now. बट वो फूड ऐसा तो होता नहीं कि मैंने इडली खाई और एकदम से कान में लग गई, ऐसा तो नहीं होता. वो तो जाएगी, अपना उसका डिजेशन होगा. देयर इज अ साइकिल. सो एवरी ऑर्गन इज एक्चुअली वर्किंग फॉर अ होप. हम ये देखें, हम सोचते रहते हैं कि हमारी जिंदगी की, लेकिन हमसे हमारे ऑर्गन से ज्यादा होपफुल कोई है ही नहीं. कोई नहीं. दुनिया होप इधर उधर ढूंढ रही है. मोटिवेशनल स्पीकर्स, नो, वी हैव दैट होप विद इन आवरसेल्व्स. ठीक है. वो बॉडी चाहे वो कहती है भले ही मेरा किडनी 20% काम कर रही हो, लेकिन यार जितना भी है मैं करूंगा तो है ही. जब तक मेरी क्षमता है मैं इस ब्लड को फिल्टर करती रहूंगी, और द लिवर विल वर्क एंड द स्टमक विल एंड द हार्ट विल वर्क. बट समटाइम्स इट सो हैपेंस दैट आवर माइंड से कि लेट्स एंड इट ऑल, डजंट मैटर. So probably the most hopeless and the most hopeful is the brain itself, the mind itself. So I thought, कि when these organs are like this, that means that I do not have to, commit such a crime. I have to live for that particular consciousness that is driving my body. और फिर उस दिन मैंने कहा कि अब से इस जिंदगी के रूल्स मैं लिखूंगा और उसको बनाऊंगा भी मैं. इसीलिए I don't get inspired. I never inspire, I just burn. So burn का मतलब क्या है कि just like the sun, कि क्या कोई कभी सन को टॉर्च दिखाता है कि सन आप बड़े अकेले लग रहे हैं, अंधेरे में लग रहे हैं, आप उसको दिखाते हैं? नहीं. The sun itself is the energy source of all. And why is it? Because it is burning itself. So what I do is I burn, and burning कुछ भी हो सकती है. That can be burning of ego, that can be burning of darkness within yourself, that can be burning of doubts, fears, anxieties, and then you simply light up yourself. फिर जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर अपने आप रोशनी होती रहेगी. जिसको रोशनी देखनी है वो देखे, नहीं देखनी है कोई बात नहीं. I am busy burning. So इसलिए neither I inspire, I do not get inspired as well. I just burn and keep giving the light. So design, as we know, exists at a cross section of multiple disciplines. What I actually want to understand from you is what is your perspective as somebody who is a natural, as you said, at experiencing things from multiple perspectives simultaneously. Well, one part of it is the condition. Of course, ये एक गिफ्ट है. मतलब हम जैसे लोगों को डिसेबल्ड कहते हैं कि इनको ऑटिज्म है, इनको फलाना है, इनको वो है. हम लोग को कहता हूँ हम सुपर ह्यूमंस हैं. ठीक है. सो मेरी एक सिग्नेचर टॉक का नाम है राइज ऑफ द सुपर ह्यूमंस. सो उसमें सब हम मेरे जैसे टेढ़े मेढ़े लोग जो है ना वो अपन झगास हो जाते हैं. सो आप बात कर रहे हैं कि एक फिजिकल कंडीशन है ऑफ परसेप्शन और ऑफ लर्निंग और ऑफ बीइंग, एंड दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड. मैं जो पैटर्न देख रही हूँ, and especially if you're talking about mind and creativity, let's keep to this the entire discussion. So मैं ये देख रही हूँ कि the more facilitated we are with newer tools, the more connected we are digitally, the more lonely people are becoming inwards. So this is actually for everyone, not just for people who have some kind of a different ability in terms of, or a disability in terms of learning or understanding from the traditional methods. But everyone probably needs to identify who they are. You probably identified at certain level with some trigger point. I may have identified at some other point. Some people struggle socially. Some people struggle physically. Right? उसको हम body shaming बोल देते हैं. उसको हम depression बोल देते हैं. उसको हम different conditions बोल देते हैं. What do you think about this? And how do you think otherwise normal people can still identify that spark within them, that madness, that mad strain which is theirs? जी, अमेजिंग क्वेश्चन. इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करता भी हूँ और अभी करूँगा भी. मैं एक बात बताऊँ मनु जी, वी आर लिविंग, एंड
मोस्ट ऑफ अस आर इन अ वर्ल्ड ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब ये कुछ भी समझ लीजिए, किसी से भी बात करें, वो किसी ना किसी चीज़ का रिएक्शन है, ठीक है। अगर कोई सपोज सोशल एंग्जाइटी में है या ज़बरदस्ती इंट्रोवर्ट बन गया है, हो सकता है कि वो उसको किसी ने बोला यार तुम ज़्यादा बोल रहे हो, या कई बार देखा जाता है कि मेरे भारत में भी ऐसा रहा है कि लड़कियों को कहा जाता है कि नहीं तुम यहाँ नहीं जा सकती, मतलब उनका लाइफ जो है वो ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड रहता है बनस्पत किसी कंडीशनिंग का रिस्पॉन्स। बिल्कुल। तो वो रिएक्शंस जो होते हैं वो हर तरीके से होते हैं। वी आर लिविंग इन दैट वर्ल्ड ऑफ रिएक्शंस। तो क्या होता है, हम 10% अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा है, 20% हम लोग अपने पेरेंट्स हैं, 30% हम लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, 35-40% हम लोग सोशल मीडिया है, और 5-10% अगर कुछ बचा तो वो हम खुद हैं। और वो 5-10% भी जो है वो इन सब के बोझ के नीचे दबा हुआ है, इन सब के बोझ। क्योंकि क्या है कि वो पहले इन सबको आंसर करेगा, उसके बाद शायद कहेगा अच्छा तुम भी बच्चे हो क्या भाई, इसने ये बोला था तुम्हारे बारे में, अरे तुम्हें याद नहीं उसने ऐसा बोला था, अरे तुमने देखा नहीं था सोशल मीडिया में वो तुम्हारे बराबर एज वाला वो तो ये कर रहा था, अरे याद नहीं बचपन में ये फलाना ट्रॉमा हुआ था, याद नहीं। तो वो जो 5-10% भी बचता है ना, उससे इंसान नफरत ही करना चूज करता है। लोग जो बहुत ज्यादा सेल्फ लव की बात करें, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। इफ यू लव योर सेल्फ ना, आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो दिखेगा, ठीक है। हाउ कंफर्टेबल आर यू विद योर सेल्फ, ठीक है। ये जो बात होती है कि हमें खुद को जानने की, वो शुरू होती है, पहली चीज अगर अभी कोई करना शुरू करे वो होती है अपने आप को माफ करने के साथ। आप एक 5 स्टार होटल के लाउंज में बैठ करके भी रो सकते हैं डिप्रेशन में, और आप कूड़े के ढेर में भी ध्यान में जा करके मस्ती में रह सकते हैं। वेरी ट्रू। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ, एंड द सेकंड इज you have to understand that we all are, and this is a very important point I want to stress upon it. I may be looking very haphazard, but it's all a structure in my mind, so I'm speaking what I'm speaking. So we all are beings of compassion. है ना। एक मैं चीज पे बात करता हूँ, उसका नाम है इंटरसेलुलर कंपैशन। आप ये बात सोचें, आप अपना हाथ दें, अब मैंने आपके हाथ पे चुटकी काटी, अभी चुटकी काटी मैंने यहाँ पर, लेकिन आपको पता चला नहीं यहाँ दर्द हुआ होगा या जो भी हुआ, कैसे पता चला? क्या सेंस टू द ब्रेन, राइट। ऐसा तो नहीं कि मैं अपने लेग में, हाँ, आपके एड़ी ने आपको नहीं बताया कि हाँ किसी ने चुटकी काटी, आपके ब्रेन ने बताया। लेकिन यहाँ पर जब मैंने चुटकी काटी तो इसने बगल वाले सेल को बताया कि भाई यहाँ चुटकी कटी, फिर यहाँ ओ दर्द। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर जाते जाते ये एल्बो का जो सेल है कहता है भाई ऐसा है, मेरे को नहीं मतलब बगल वाले में क्या हो रहा है, I'm just passing a message। हाँ नहीं, वो कहेगा मैं करूंगा ही नहीं, मैं नहीं करने वाला, मुझे नहीं मतलब है कि क्या हो रहा है, भाई मैं तो ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम इनसाइड अ स्वेटर, आई एम लाइक अमेजिंग, मेरे को नहीं मतलब कि उंगली में क्या हुआ है। तो क्या होगा, ये दर्द बढ़ते बढ़ते एक नासूर बनेगा, इट विल प्रॉब्ली become into a serious matter, Similarly, जैसे कैंसर होता है, क्या होता है, कैंसर एक जगह अपना बढ़ रहा है, बगल वाला कहता है मेरे को नहीं मतलब है, ठीक है, और वो चीज बढ़ती जाती है। तो क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी सिर्फ कंपैशन पे ही चलती है। इट इज केयरिंग अबाउट ईच एंड एवरी सेल, द अदर सेल। सपोज नाउ कंसिडर मी एंड यू एज अ सेल एंड दिस होल कम्युनिटी एज अ बॉडी, ठीक है। हम सबके काम अलग अलग हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे बिना आप कुछ नहीं, आप मेरे बिना कुछ नहीं। ये हमें कहने में तो बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, बट एक्चुअली ऐसा है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड सेल्स इन अ लार्जर ऑर्गेनिज्म। अनलेस until we do not show compassion to each other, unless until we are not giving that equal love, and respect to each other, वो चीज जो है वो कभी भी एक सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाएगी। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि द बिगेस्ट थिंग टू प्रैक्टिस इन समवन्स लाइफ इज कंपैशन, एंड दैट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, ओके, प्रॉपरली प्रैक्टिस्ड। और ये मैं तब कह रहा हूं जब मैंने शायद वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ हेट्रेड देख लिए। आई एम नॉट टॉकिंग, मैं कोई किताब नहीं पढ़ता, ना मैं किसी को फॉलो करता हूं, मेरा कोई जीवन में गुरु नहीं, मैं सिर्फ इस बेस चीज पे काम करता हूं कि जब तक कंपैशन नहीं होगा, ये हायर ऑर्गेनिज्म जो इस पृथ्वी के रूप में, सृष्टि के रूप में है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक रोल होता है हाउ यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ। सो
there's a very interesting book by Dr. Seuss on the Sneetches. The book is called The Sneetches. So उसमें वो दिखाते हैं there are two types of Sneetches. Some Sneetches have got stars on their bellies, and some Sneetches don't have stars on their bellies. So the Sneetches which have stars on their bellies, they always tell the others that you don't have. Sneetches क्या होता है? some mythical animal बनाया उन्होंने. So they are like dove kind of, ऐसे animals हैं. And then they say कि look, we have this. One community is saying to the other कि look, we have stars upon our belly, and you are nobody. So they are feeling low. Then there is one guy who comes, he makes a machine and he starts printing stars on the other people's machine. So these guys get very concerned. They're like, अरे ये तो हम हमारे जैसे हो गए. So they actually request him, and this guy removes their stars. Now the same guys who actually had stars, now they are telling them that look, you are down because now we don't have stars. You have got stars. You are still lower. So इसमें कहीं ना कहीं परसेप्शन और प्रोजेक्शन का बड़ा रोल है, राइट? इस पे मैं एक बात बोलूंगा. व्हेन आई वाज 13 आई रोट अ लाइन, और वो क्या थी कि if you were all sinners or if you were all sages in this world, sages मतलब संत, ठीक है ना? If you were all sages in this world, of sinners I commit the greatest saint. Of sinners I commit the greatest saint. कि अगर पूरी दुनिया संत होती, अब संत का एक परसेप्शन है. संत क्या होता है? जो whatever, everyone knows. The Sneetches which have stars on their bellies. ठीक है, तो जो सब संत होते हैं, तो जो सबसे बड़ा पापी होता, उसको कहते हैं भाई ये है यार, ये सबसे बड़ा संत है, ठीक है. सो अगर सब लोग साधु होते, कि साधु नीचे होता, थोड़ा संत ऊपर होता है ना. अगर हम सब लोग साधु होते, तो सबसे बड़ा पापी होता, वो सबसे बड़ा संत होता. बात यहाँ पर ये है, जैसे जो स्टार्स वाली बात बोली, स्क्रीचेस, क्या बता? स्नीचेस. तो स्नीचेस वाले एस्पेक्ट में क्या बात है कि अल्टीमेटली जो नॉन स्टार्स हैं और जो स्टार्स हैं, वो ये डेफिनेशन एक दूसरे से ही मांग रहे हैं, या समझाने की कोशिश करे, मेरे पास स्टार है, ट्रू, अपन हीरो है, ठीक है. उसके बाद ए भाई, ये तेरे पास स्टार है, अपन पे नहीं है. एग्जैक्टली, आई एम विदाउट द थिंग. बट एक्चुअली ये प्रोसेस हो क्या रहा है कि वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम बेटर देन यू. हाँ, कि सुनो अपन ये है, मेरे को मानो ये प्लीज. सो वो दैट सी वही जो भूख है ना, कि मेरे को समझो, मेरे को मानो, इसने ले डूबा है सबको. और ये और इस स्टेट ऑफ जनरेशन में ये बहुत ज्यादा है. और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा अपने आप को थाम करके थोड़ा अंदर देखो कि क्या है. दूसरों को अपने आप को डिफाइन मत करने दो, ये हाथ जोड़ करके विनती है सबसे है. मतलब अपनी डेफिनेशन खुद बनाओ, भले ही तुम्हारी सोशल स्टेटस में जो भी तुम्हें दिया गया हो, नाम वाम ये वो फलाना, बट तुम्हें पता होना चाहिए तुम कौन हो. ठीक है, मेरे को कोई जीनियस भी बोल सकता है, मेरे को कोई मोरॉन भी बोल सकता है, बट मैं अपने लिए जीनियस या मोरॉन हूं, ये मेरे को कोई और नहीं बताएगा. ठीक है, मैं आपके सामने हो सकता है किसी काम में मैं मोरॉन हूं, लेकिन हो सकता है मैं किसी और चीज में जीनियस हूं. सो एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, एक टर्म बोला, साइकी आर्ट. ये क्या है? मतलब जस्ट टेल अस समथिंग अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट. मनु जी, हम लोग as organisms, we are experiencing this world in all our five senses. We are feeling it, we are tasting it, we are smelling it, we are listening to it, we are seeing it. And हम इस फॉर्म को, जब मैं एज अ सिनेस्थीट इस चीज को देखता हूँ, मेरे लिए एक आर्ट फॉर्म भी वैसे ही होता है. सो आई around 15-16 years back, I started to think about it, कि why not a painting depict all of that. So psyche art is a very personal form of a painting, so to say, in which all aspects of that person, the five senses and their psychological beings of the artist, of my inspiration, Suppose I'm making it for you, so I will ask about your life, or about your mindsets, your thinking, perceptions, and then I'll create an art about it. So it can have elements from your life, it will have fragrances from your life. It can be, suppose आप कहें कि मेरे को jasmine flowers सबसे पसंद हैं, so that particular painting will have the fragrance of jasmine. Okay. अगर आप कहें where were you born? बरेली. Okay, so if you are born in Bareilly, मैं हो सकता है आपके होम टाउन से आपकी मिट्टी ले आऊं, और उसी मिट्टी से एक कलर, एक पर्सपेक्टिव में उस कलर में डाल करके उससे बनाऊं.
और बनाते समय हो सकता है आपका नाम इस्तेमाल हो, या हो सकता है कि आपके लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द हो वो लिखा जाए, हो सकता है किसी ऐसी भाषा में, जैसे आई मेड अ पेंटिंग फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन, बोथ ऑफ देम हस्बैंड एंड वाइफ, दे वर अबाउट टू गेट मैरिड एंड ही सेड दैट आई वांट टू गिफ्ट इट टू माय वाइफ। तो मैं चंडीगढ़ में, वो लोग सबसे पहले जिस जगह पे मिले थे, मैं वहां से मिट्टी लेके आया उस पर्टिकुलर कॉलेज से जहां उनकी मुलाकात हुई थी। और देन आई आस्क्ड हिम कि कितने साल हो गए तुम लोग को? कह रहे हम लोग 11 साल हो गए। मैंने कहा ओके, तुम किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो? कहता है कि मेरे को ब्लड से बड़ा डर लगता है। मैंने कहा आई वांट 11 ड्रॉप्स ऑफ योर ब्लड। So I took 11 drops of his blood, mixed it with that particular sand, and wrote their names in three languages: Hindi, English, and Farsi. Okay, because इन दोनों जो है वो बहुत सूफी माइंडसेट के लोग हैं, तो मैंने उन दोनों का नाम उसमें लिखा। और फिर मैंने आई आस्क्ड हिम, मैंने विच इज द थिंग दैट यू प्राइज द मोस्ट राइट नाउ, बिकॉज लव इज सैक्रिफाइस, राइट? तो मैंने कहता है यार भाई मेरे पास सब कुछ है, पैसा वैसा है, मेरे बाल कम हो रहे हैं। मैंने कहा आई वांट 48 strands of it. 48? Why 48? 24 was his age, 24 was her But age. why? So 24, Age. 20 age. तो 24 तो 48 strands of her hair and then made a brush out of it. Oh God. और उससे वो पूरी चीज पेंट हुई। और believe you me, it's been like This really is mad so aesthetic. and it's been like 14 years and that particular painting is a epitome, जैसे कहते हैं ना सबके ताज। अच्छा, वो ब्रश का क्या किया बाद में? वो उसमें, अरे वो सिर्फ उसमें वहां नहीं, चिपका दिया। सही नहीं है, वो कैनवस होता है, हाँ। साथ में वो ब्रश लगा हुआ है इन अ सेपरेट फ्रेम विद अ पोएम अच्छा। ऑन देयर लाइव्स। ओह। सो इट इज सो पर्सनलाइज्ड एंड इट इज द ताजमहल ऑफ देयर लाइव्स। सो मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों के लिए उनके ताजमहल बनाता हूँ, बस मेरे हाथ नहीं कटाए जाते। तो इसलिए आई मेक दैट। एंड राम जन्मभूमि की मिट्टी मेरे पास है, एंड आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग that particular art form, and I'll dedicate it there, Ayodhya में। तो so I make psyche arts as something that people can experience, क्योंकि जब आप कोई आर्ट फॉर्म देखते हैं, आप उसमें देखते हैं कि मेरा इसके साथ क्या क्या कॉमनैलिटीज हैं, लेकिन अगर कोई चीज आप ही को अगर डिपिक्ट कर रही हो, सो दैट इज आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, एंड आई क्रिएट दैट फॉर पीपल। Right. So how do you think that the mind, in your perception, can be trained to give its best creative output? द फर्स्ट थिंग इज अनलर्न। मैं अगेन उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि हम सब लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। वी आर एट अ पोजिशन दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड मेनी थिंग्स। What about youngsters? सो यंगस्टर्स भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 3-year-old, फॉर मेरे लिए यंगस्टर्स 3-year-old है। What about, let's say, someone who is aspiring to get into a good college, for example? वो भी हमारे बराबर ही हैं, बिकॉज उनने भी बहुत, क्योंकि ज्यादातर जो But चीजें isn't इंसान, it the kind of competition that there is in the systems within which वो we live? वो है, बट ये है कि उससे मैं कह रहा हूँ बहुत पहले ही हम लोग लर्न कर चुके होते हैं। बाय द एज ऑफ 7 or 8 वी हैव ऑलरेडी लर्नड, सबकॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली बोथ। सो मैं अनलर्न सबसे पहले, मैं सिर्फ क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कहीं पे भी डिसग्रेस नहीं कर रहा हूँ नॉलेज सिस्टम्स को या पेडिगॉजीज ऑफ एजुकेशन को, कुछ भी नहीं कर रहा मैं सिर्फ क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ। सो क्रिएटिविटी में सबसे बड़ी बात क्या होती है, लोगों को क्या लगता है कि एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज क्रिएटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये चश्मा है, ये चश्मा एक अजीब सा डिज़ाइन है, ठीक है। अब लोग कहते हैं वाह कितना यूनिक चश्मा है। ये चश्मा मैंने हाथ से ड्रॉ करके बनवाया था कि ऐसे बना दीजिए, ठीक है। अब इसमें लोग सोचे वाह क्या क्रिएटिव, बट एक्चुअली कुछ नहीं था, मैंने हाथ से ड्रॉ किया, मेरे को अच्छा लग रहा था अपने चेहरे पे, तो बनवा लिया, राइट। किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म, कोई येलो से ग्रीन हो गया कोई चीज़, तो वो क्रिएटिविटी नहीं होती, वो एक फॉर्म ऑफ वो एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। फॉर क्रिएटिविटी यू हैव टू अनलर्न, एंड देन द फर्स्ट थिंग जो क्रिएटिविटी में आती है मनु जी इज योर इंटेंट, कि सिर्फ आप अपने आप को क्वर्की दिखाने के लिए क्रिएटिविटी कर रहे हैं। जैसे आज ही मैं जहाँ पर था, एक आर्ट फेयर था बड़ा नेशनल लेवल का, अब मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन फिर भी बताऊँगा। और मैं वो कह रहा हूँ, मतलब नहीं कि वहाँ पर एक, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि एक भाई साहब ने बाल्टियाँ ऐसे रख दी सैंड की और उस पर ऐसे गिराया, वो गिर गया और सब तालियां बजा रहे हैं, और उसमें कुछ उन्होंने बता दिया कि ये, उसमें क्रिएटिविटी नहीं थी। नाउ दे एक्ट इट एज मॉडर्न आर्ट, बट एक्चुअली मेरे को उसका इंटेंट नहीं समझ में आया। बिकॉज क्या है कि लोगों को कंफ्यूज करके, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, इसलिए हाँ यार ये बहुत अच्छा था, है ना,
कंफ्यूज करके उनकी वाहवाही लेना जो होता है ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी हैज़ टू हैव अ पर्पस, मैडनेस हैज़ टू हैव अ मेथड। सो अगर इट इज़ नॉट, देन इट डज नॉट क्रिएट समथिंग। क्रिएटिविटी के वर्ड में ही क्रिएशन है। वॉट आर यू क्रिएटिंग? आर यू क्रिएटिंग कन्फ्यूजन? आर यू क्रिएटिंग जस्ट कि हाँ तुम समझ नहीं पाओगे, मॉडर्न आर्ट है, उसमें एक कैनवस के But ऊपर it एक could डॉट just लगा be हुआ an है, expression of एक्सप्रेशन, some- बट देन व्हाट इज योर इंटेंट बिहाइंड इट? To express? एक्सप्रेस व्हाट? सो व्हाई शुड आई लुक एट इट? Don't look at it. वही बात यही है ना कि उसको आपने पेडेस्टल दिया। मैं क्रिएटिव क्रिएशन का मैं अपनी तरफ से ही बता रहा हूँ। लोगों के तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए क्रिएटिविटी का इंटेंट होना बड़ा ज़रूरी है कि वो है क्यों। दूसरी चीज़, व्हाट प्रॉब्लम इज इट सॉल्विंग? इफ इट इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एंड ये मेरे स्टेट्यूट्स हैं, मतलब ये किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। वो सिंपली ये हो सकता है कि मैं तो एक्सप्रेस कर रहा था, ठीक Yeah. है, वो सिंपली एक्सप्रेस कर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो लैंग्वेज है, शायद मैंने पहले भी बताया था, आई हैव माई ओन लैंग्वेज, उसमें 11,257 वर्ड्स लिख चुका हूँ, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, ये मैं बोलता हूँ। But this is not for communication. नो, This is for ये expression. मेरी है, और मैं ना किसी को बताता हूँ ना मैं कहता हूँ सीखो। दिस इज समथिंग, दिस इज कमिंग फ्रॉम मी, मैं कर रहा हूँ, आई एम ओके विद इट, ठीक है। बट अनलेस अंटिल इट इज नॉट सॉल्विंग अ पर्पस, मुझे इसमें मजा नहीं आता। What purpose is it? एंड फॉर मी इट इज, मैं एक्सप्रेस करके किसी को सुना नहीं रहा, मैंने आपको बताया। नाउ दिस इज, मैं इस पे कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इस पे गाने बनाऊँ, हाँ. मैं बनाऊँ, है ना। अब किसी को हो सकता है समझ में आए, हो सकता है ना समझ में आए, हो सकता है उसे म्यूजिक अच्छे लगे, उसे वर्ड्स ना पसंद समझ में आए, राइट। So all this is expression. So it's all expression, And the intent is just to express yourself, or rather just to give way to your own, sort of. आई एम जस्ट क्रिएटिंग इट। अब नाउ Correct. दिस इज नॉट फॉर पब्लिक वो, बट मैं क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ, क्रिएटिविटी दैट इज एप्लीकेबल, अप्लाइड, जैसे कि अप्लाइड साइंसेज होती हैं, अप्लाइड आर्किटेक्चर होता है। क्योंकि आपने देखा होगा आर्किटेक्चर में भी कई सारे, जैसे हावर्ड रॉक की वो कौन सी, वो द फाउंटेन हेड, है ना, उसमें भी बड़ा वो दिखाया गया है, अमेजिंग सा वो थॉट प्रोसेस ऑब्जेक्टिविटी का, तो वो ऑब्जेक्टिविज्म का, तो वो एस्पेक्ट्स जो होते हैं, मुझे ये लगता है क्रिएटिविटी विदाउट पर्पस इज जस्ट डेड मॉलिक्यूल। मेरे लिए क्रिएटिविटी हैज़ टू हैव अ पर्पस। या तो वो लोगों को किसी अलग पर्सपेक्टिव वो सोचने वो मजबूर करे, या वो ऐसी चीज़ क्रिएट करे जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं हमेशा एक उसे मैं कहता हूँ द फिफ्थ आई पर्सपेक्टिव। तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव एक होता है, एक सेकंड पर्सपेक्टिव होता है, मैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी लेता हूँ। और उसमें मैं क्या सोचता हूँ कि मैं अपने आप को भूलूं, मैं अपने क्रिटिक को भूलूं, मैं जो ऑडियंस है उसको भूल जाऊं, और मैं जो क्रिएटर है उसको भूल जाऊं, फिर मैं सोचूं इसके ऊपर। तो क्या होता है कि मैं सबसे पहले कोई और उस चीज़ पे आया, मैं सबसे पहले अपने आप ही को उस पर कहता हूँ कि ये चीज़ अगर ऐसी है तो ऐसे क्यों है, क्यों नहीं, ऐसा क्या। सो दैट पर्टिकुलर क्रिटिक हैज़ टू बी देयर इनसाइड, और वो तभी आता है व्हेन वी आर अवे फ्रॉम आवर क्रिएटिव ईगोज, विच इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, जो मुझे लगता है सब आर्टिस्ट में होती है। अगर आपने अपनी क्रिएटिविटी ईगो अगर हटा ली या उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, यू नो टच द एसेंस ऑफ क्रिएटिविटी, एंड आई थिंक पीपल शुड वर्क ऑन दैट। अभी आपने एक वर्ड यूज किया, द स्टेट ऑफ फ्लो, राइट। सो when we are experiencing the state of flow, I think every individual knows that they are in a state of flow, whether they are doing an activity, they are creating, they are conversing, they are drawing, painting something, they are expressing in themselves in their own language, or whatever, right. So I think that is what you're talking about, that state of flow is what one should nurture, try to connect to, at least that's what how I look at it, that वो जो आप कह रहे हैं ना 5% जो नीचे रह जाता है खुद का, तो वो खुद का जो है, वो मुझे ऐसा लगता है जो भी काम करते समय आपको खुद को महसूस होता है, ये कोई और आपको नहीं बता सकता। उसे इंट्यूशन भी कह सकते हैं, इनर वॉइस कह सकते हैं, बट उसको आइडेंटिफाई और नर्चर तो आपको करना पड़ेगा। तो अब वही मैं बता रहा हूँ कि सिंस ह्यूमन माइंड इज सो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो अपने स्टेट ऑफ फ्लो से नेचुरली अब विमुख होने से या डेविएट होने का आदी बन चुका है। बट यू आस्क टाइगर कि क्या है ऐसे भाई, तो आज घास खा ले, नहीं, कोई आज तक कोई टाइगर नहीं बना जो घास खाता हो। उसका स्टेट ऑफ फ्लो से वो नेचुरली जुड़ा हुआ है। सो समटाइम्स आर
knowledge and our consciousness is actually not a blessing but a bane. Very, very true. So, आप you have a perception, right? जो मुझे समझ में आ रहा है, you have your own unique style of looking at things. You have your own unique way of interpreting things, right? How do you look at forms, or how do you look at physical expression of art, physical expression of built forms? In the break time, I was discussing with Tanmay, and he was saying कि मैम ताजमहल का जो डोम है ना, वो एक्चुअली मुझे एक प्याज जैसा दिखता है, उल्टे प्याज जैसा दिखता है, something like that he was saying. Do you see patterns like this when you look at buildings? Of course, कोई भी ह्यूमन क्रिएशन जो है वो एक कलेक्टिव क्रिएटिविटी का पार्ट है. वो कलेक्टिव क्रिएटिविटी स्टार्ट हुई होगी सपोज इग्लू से, ठीक है. एक इग्लू भी एक उल्टा आलू है, ठीक है, बट वो आलू क्यों है? क्योंकि उसका एक रीजन है. वहां पर आप स्क्वायर स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते. True. वो एक इग्लू इस वजह से है ताकि वो उसकी It's a naturally stable form जिसके ऊपर. स्ट्रक्चरल उसकी वो. In fact, most vernacular buildings are designed or are a result of the local environmental factors. अब भूनगा हट्स हैं गुजरात में, they are aerodynamic by design. वहाँ हवाएं चलती हैं आपकी, and earthquake में it's the most stable structure naturally. It has got high thermal mass. अंदर automatically insulated है, windows छोटी हैं, so heat cannot get inside. So all of those kind of things. Mirrors are there. Mirrors are going to reflect light. बिल्कुल. They're going to make the space look brighter. And mirror gives additional stability to that lime plaster. So in architecture, we do have a lot of this kind of, it's called the regional intelligence, which is expressed through vernacular buildings. तो वही मैं थोड़ी देर पहले वही बात कर रहा था ना कि क्रिएटिविटी के पीछे इंटेंट क्या है. अब आप ये देखिए, आज हम दिल्ली एनसीआर में हैं, वी गो टू नोएडा, वी गो टू गुड़गांव, वी सी दीज ह्यूज बिल्डिंग्स विद ग्लास पेन्स ऑन देम, दिस दैट ये वो, ठीक है. अब जो आपने हट्स का नाम क्या बताया था? भूनगा हट्स. भूंदा. अब ये भूंदा हट्स और इग्लू एक जगह, दे दोज आर आल्सो ह्यूमन क्रिएशंस. And the supernovas and whatever buildings are today, although they are human creations, right? But ये वाली जो थी भूंदा हट्स और इग्लूज, ठीक है, they were solving a purpose. There was an intent in building that. What is an intent in building something that is going to have greenhouse effect? मेरे को नहीं समझ में आता है. वो ग्लास लगा दिया अंदर, वो आ रहा है, गर्म कर रहा है, उस पे एसी चला रहे हो. They are not ecologically friendly. They are a cost to the environment. I fully agree with you. है ना? तो what is the reason? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, क्रिएटिविटी के पीछे इंटेंट होना जरूरी है, बट दे आर सॉल्विंग अ पर्पस. द ग्रेट बिल्डिंग्स ऑफ टुडे, ठीक है, और मैं सब पूरी वर्ल्ड को इंक्लूड करता हूँ, दे आर सॉल्विंग अ पर्पस ऑफ फुलफिलिंग ईगोज, of being shiny, of being large, of being great, of being towering over others. ठीक है, ठीक है, जहां पर आपके पास also accommodating a higher density in a smaller piece of land. हाँ वो है, but if there is a lot but of why space, that way? Why built that way? नहीं, मैं कह रहा हूँ if there is a lot of space also, ठीक है, you can make sustainable buildings, ठीक है, जहां पर बहुत सारी चीजें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं. लेकिन मैं कहता हूँ कि आज ठीक है, मैं 40% आपकी बात की मानता हूँ कि हाँ हो सकता है accommodate lot of people in a very rich economical area, कि मेरे को ज्यादा दूर नहीं जाने का, यहीं पर मेरे को 5,000 लोग मिल जाएंगे उस कंपनी के, ठीक है, वरना तो अगर उन्हें स्प्रेड कर दिया जाए तो वो तो बहुत दूर हो जाएगा. बट उसके अलावा 40% 60% जो है, इट इज ओनली एन एलान ऑफ योर ईगो. सो मेरे को आर्किटेक्चर में भी वही चीज दिखाई देती है कि वो सेंसलेस आर्किटेक्चर जो है ना, वो उसकी क्रिएटिविटी में इंटेंट नहीं होता. उसकी क्रिएटिविटी के पीछे एक हिडन एजेंडा, एक हिडन ईगो होता है. एंड आई सी दैट कि कौन सी बिल्डिंग को मन से बनाया गया है और कौन सी बिल्डिंग को तन से बनाया गया है. In fact, architecture as a field, it is, you never build for yourself as an architect. You always build for someone else. And you mostly end up impacting a lot many more lives. Because not just, for example, even if it's a home, you're impacting maybe a few generations. You're shaping their lifestyles. You're defining the occupants' interaction with the sun and the wind. And it might have an impact on their lifestyle. I could design a space which is just rooms, and it may have no interaction space, which basically means that you'll be forced to sit in, that particular space to do that activity. अभी हमारे उत्तर प्रदेश में जो आंगन वाले घर होते हैं, the largest unprogrammed but the most multi-utility space that you have is the courtyard.
जो आपका आंगन होता है उसमें सर्दियों में धूप भी सेकी जा रही है, मटर भी छिली जा रही उसमें है। उसमें पूजा पाठ भी हो रहा है, उसमें कीर्तन भी हो रहे हैं, उसमें बच्चे भी खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उसके अंदर, आपके जी। कॉन्ग्रीगेशन भी हो रहा है, फेस्टिविटीज भी हो रही हैं। Unlike today's homes where things have become a lot more defined, right? कि भाई rooms are, this room has this purpose. That's the biggest critique of modernization in मैं वही कहता हूँ architecture. कि कोई एक लिविंग रूम होता है क्या, बाकी डेड रूम होते हैं क्या? कि एक में लिविंग है, बाकी में जाके मर जाना। क्या क्या बात है। तो वही। Yeah, so something like that. So wonderful. Thank you so much for joining. And I think I absolutely enjoyed this conversation, no matter if it was not following a theme. ना, But I think we've spoken a lot about mind and how we can, the creative aspect of the mind, which I think is ultimately at the base of all creative professions. So thank you so much for joining in, and thank you, thank you so much, ma'am. listeners. We hope to see you with the next episode soon. Bye bye.